जी जनाब अहमद हसन डेढ़ साहब। सर थैंक यू मिस्टर स्पीकर फॉर गिविंग मी टाइम। एक ख्वाब है जो पूरा हो गया टाइम मिलने का सर, बिकॉज मोस्टली द ministers are speaking here sir, but opposition needs special attention of you sir. मतलब आप समझ लें कि जो एक मिनिस्टर बात कर रहे हैं उससे मुझे आधा टाइम भी देंगे तो मेरी बात ख़त्म हो जाएगी। तो सर टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव इश्यूज़। इस वक्त मुल्क को जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ दरपेश हैं, मेरा ख्याल है हमें उन पे बात करनी चाहिए और इसी तक महदूद रहना चाहिए। सर सबसे पहला इशू जो है, जो मैं समझता हूँ इस मुल्क का सबसे पहला इशू है, वो है गरीब की महंगाई। जो गरीब इस वक्त महंगाई से मर रहा है सर, उसके लिए हमें सोचने की सबसे पहले ज़रूरत है, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। मैं आज एक अपील करना चाहता हूँ अपने चीफ जस्टिस साहब से कि अगर वो सुओ मोटो लेना भी चाहते हैं और उनको बहुत शौक है, तो खुदा के लिए गरीब की महंगाई पे सुओ मोटो लें। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं अपनी मर्जी का, तो ही शुड कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच अकॉर्डिंग टू हिज विल और उनकी मंशा के मुताबिक, बट वो कॉन्स्टिट्यूट करें महंगाई खत्म करने के लिए। और तीसरा, अगर वो पंचायत कराना चाहते हैं सियासी जमातों की, तो पीडीएम की और इमरान खान साहब की चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए पंचायत कराएं कि 10 साल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाई जाए, जो कि जिस तरह स्टैब्लिशमेंट के कवानीन हैं इस तरह के कोई उस कानून को छेड़े ना, और गरीब की बेसिक कमोडिटीज का रेट 2018 वाला कर दें, आटा दाल घी चीनी का। इसके ऊपर एक्शन लें तो ही विल बी आवर हीरो सर। और दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं सर कि इलेक्शंस, जी जरूर चाहिए इलेक्शंस, हम सबको चाहिए इलेक्शंस, वी नीड इलेक्शंस, बट वी नीड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जब इलेक्शन कमीशन का फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उसको छोड़ें, इलेक्शन को फिलहाल गुर्बत पे सोचें और महंगाई पे। दूसरी जो अहम तरीन इशू इस वक्त है सर, जिसको हमें टच करने की ज़रूरत है, और मैं ये समझ रहा हूं कि जो पिछली तकरीरें हुई हैं उसमें सेर हासिल इसके ऊपर बात नहीं हो सकी, और मैं उसके लिए आपसे स्पेशल टाइम रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दीजिएगा इस इशू पे। वो है सर सिक्योरिटी इदारों पे नापाक हमले। सर ये हमले सिक्योरिटी इदारों पे नहीं हो रहे, ये हमले पाकिस्तान की बका पे हो रहे हैं। ये हमले वो फोर्सेस कर रही हैं जिन्होंने सर कॉन्स्पिरेसी कर रखी है कि जिस तरह ईरान, इराक, सोमालिया को प्रेशराइज करके इन्होंने फौज को दीवार से लगा के और वहां उन लोगों को इन्होंने भूख के हवाले कर दिया है, यहां भी फौज को प्रेशराइज करके हमारे एटॉमिक असासों के पीछे जो लोग हैं वो अपनी साजिश पूरा करना चाह रहे हैं, और उनके आलाकार भी हम बने हुए हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त सिक्योरिटी इदारों पे हमला करने वाले लोगों को जो तहफ्फुज दे रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आई एम माई सेल्फ अ लॉयर सर, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि जो जज उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो सर इस मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों के दुश्मन हैं, जो इस मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट हैं, जो हर रोज एक नया इशू उठाते हैं, कभी धरना, कभी इलेक्शन पोस्टपोन, कभी कोई ऐसा काम करते हैं कि रोज डॉलर बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। उन लोगों की सपोर्ट करना खुदा के लिए छोड़ दें। उन लोगों की सपोर्ट यहूदियों की सपोर्ट है, उन लोगों की सपोर्ट इंडियंस की सपोर्ट है, खुदा के लिए वो छोड़ दें। मैं खसूसी तौर पे रिक्वेस्ट करता हूं। और आखिरी जो मेरी बात है कि सिक्योरिटी इदारों पे हमला करने वाले जो हमारी नई नस्ल अब पैदा हो गई है सर, वी नीड टू एजुकेट दैट न्यू जनरेशन। इस वक्त हमें जरूरत है कि उस नई नस्ल को हम एजुकेट करें। उस नई नस्ल को मैं 2 मैसेजेस देना चाहता हूं सर। माय फर्स्ट मैसेज इज कि abusing armed forces is like spitting on your own face। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं नई नस्ल को कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस को अब्यूज करते हैं तो आप अपने ऊपर थूक रहे हैं। मैसेज फॉर सम मिसगाइडेड पाकिस्तानीज, डोंट एक्ट लाइक इंडियंस। आई वॉन्ट टू गिव देम अ मैसेज, डोंट एक्ट लाइक इंडियंस, just respect Pak armed forces, don't cross the red line please। सर मैं थोड़ी सी रोशनी पाकिस्तान आर्मी के
हालात पर देना चाहता हूं 1947 से। कयाम पाकिस्तान से लेके सर 25 साल हमने ठोकरें खाई सर। दिफाई तौर पर उस वक्त हम कमजोर थे। 1947 में हमसे कश्मीर छीन लिया गया। दिफाई तौर पर हम उस वक्त भी कमजोर थे जब रियासत हैदराबाद दक्कन हमसे छीन ली गई। हम दिफाई तौर पर उस वक्त भी कमजोर थे सर जब रियासत जूनागढ़ हमसे छीन ली गई। हम उस वक्त भी दिफाई तौर पर कमजोर थे जब हमारे पानी को रोक लिया गया और इस मुल्क को दो लख्त कर दिया गया। सर 1965 में इंडिया हम पे चढ़ दौड़ा, लाहौर पर हमला कर दिया। अभी हमें 1965 के असरात से नहीं निकले थे कि मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया गया। सर 90,000 फौजी जवानों और सिविल इदारों को कैदी बना दिया गया। 1971 में हमारे इस मुल्क को दो लख्त कर दिया गया और हमें 25 साल की सिल्वर जुबली भी ना मनाने दी गई। सर अपनों की साजिशें, अगियार की चालें, सबसे बड़ी वजह फौजी लिहाज से इस मुल्क को कमजोर करना था। सर आज वक्त की जरूरत, उस वक्त की जरूरत के तहत दिसंबर 31 में बची कुची सियासी क़यादत ने फैसला किया कि बावकार कौम अपने जीने के लिए मजबूत और ताकतवर मुस्तहकम फौजी कुव्वत बनाना होगा। ये उस वक्त की जरूरत थी 1971 के साने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं फख्र से ये कहता हूं कि 1971 के साने के बाद मजबूत, ताकतवर, मुस्तहकम फौजी कुव्वत बनाने की जिम्मेदारी उस वक्त की सियासी क़यादत ने मुसल्लह पाक फौज को सौंप दी। बड़े फख्र से मैं इकरार करता हूं सर ज़मीन पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी मुसल्लह अफवाज ने हमारी तवक्को से बढ़कर इस खित्ते को इस्तेकाम बख्शा है। सर मैं इस बात पे फख्र करता हूं जनाब स्पीकर। हकीकत यह है कि 1975 में अफगान इस्तेकाम के वक्त, अफगान अदम इस्तेकाम के वक्त भारत ने हमारे नादान लोगों का फायदा उठाकर एक गैर एलानिया जंग हम पर मुसल्लत कर दी। सर सोवियत यूनियन के अफगान कब्जा के बाद सूरत हाल और संगीन हो जाती है। अफगान जिहाद का नारा, भारतीय साजिश, कॉन्स्पिरेसी, पाकिस्तान को एक मुस्तकिल जंग में झोंक दिया जाता है जिसमें लाखों जवान शहीद होते हैं, लाखों आम शहरियों की जान और माल की कुर्बानियां, लोग बेघर हो जाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई सर। मैं आज नई नस्ल को यह बताना चाहता हूं कि ये वो माजी है जो हमारी फौज से मुतल्लिक है, ये वो कुर्बानियां हैं जो हमारी फौज से मुतल्लिक हैं, जिनसे वो ना आशना है। हमें उन्हें आशना करने की जरूरत है। सर कोई हमारे इलाके में आज तक कब्जा नहीं कर सका, ये हमारी फौज का तुर्रा इम्तियाज है। पाकिस्तान अस्करी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं हो सका। मैं इसके लिए सलाम पेश करता हूं पाक फौज को। मुसल्लह अफवाज ने हमेशा इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, एक एक इंच पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत की है। 1970 सर मैं पाकिस्तानी फौज को गालियां देने वालों को यह बता देना चाहता हूं आज कि 1979 के बाद अफगानिस्तान में रूस अमरीकी जारियत ने जब जोर पकड़ा तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ही थी जिन्होंने सरजमीन पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत की। इस अगस्त ऐवान की तरफ से और आम पाकिस्तानी की तरफ से मैं पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता हूं। सर मिस्टर स्पीकर, मैं उन यहूदी और इंडियन एजेंट्स को आज ये बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान का वजूद, मजबूत पाकिस्तान महाभारत के ख्वाब की सबसे बड़ी रुकावट है। हमारी मुसल्लह अफवाज 40 साल के अरसे से सर सियाचिन ग्लेशियर पर, जो इस दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मकाम है सर, -40 से -50 तक डिग्री तक वहां पे सर्दी पड़ती है। और जब कैंप में से फौजी बाहर निकलता है और उसका अगर बाजू शल हो जाए, टांग शल हो जाए, तो बाजू या टांग काटनी पड़ती है। सर हमारा हर फौजी वहां जाता है और जब वहां पे फायर चलती है, पहाड़ के साथ खड़ा हुआ फौजी अगर टोपी उठाने के लिए आगे झुके तो यहां गोली लगती है। ये वो कुर्बानी देने वाली फौज है सर जिसके ऊपर हमारी नस्ल को आज छोड़ दिया गया है कि इनके लिए बुरे अल्फाज चुने। सर दुनिया में भर में तमाम फौजें
अपने रिटायर्ड शोधा अहले खाना की फलाह बहबूद के लिए कारोबार करते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है। आज डिफेंस जो सबसे सिक्योर हाउसिंग सोसाइटी है, रहते भी डिफेंस में है, फौज को गालियां देते हैं। कुछ तो शर्म करो यार। मैं इसका मतलब यह नहीं कि सिविल इदारों की नाकामी का बोझ भी फौज पर डाल दिया जाए। सर, सिविल इदारों की कारकर्दगी पर आज जो लोग इतराज कर रहे हैं, उन्होंने अपने दौर में सिविल इदारियों की बेहतरी के लिए क्या किया? उन्होंने नारा लगाया था कि हम पुलिस इस्लाहात देंगे, हम एजुकेशन इस्लाहात देंगे, हम हेल्थ इस्लाहात देंगे, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर ठीक करेंगे। क्या यह सब कुछ पाक फौज ने करना था? क्या यह पाक फौज की जिम्मेदारी थी? ये सारी इस्लाहात देना जो आप नारे लगा के आए थे, काम आपसे ना हो सका, आज इल्जाम पाक फौज पे दे रहे हैं। सर, मैं बैरूनी झंडे वालों के ऊपर, आज जो बैरूनी झंडे पे काम करते हैं, मैं उनको शरेआम ये मैसेज देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के दिफाई मकासद के लिए दरकार हर किस्म का असला, जंगी जहाज, तोप, टैंक, गाड़ियां, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल खुद बनाकर हमारी पाक फौज ने अपना लोहा मनवाया है। जो पाकिस्तानी अवाम को अपने मुसल्लह अफवाज से तवक्को थी सर, और वही उन्होंने करके दिखाया। मैं पाकिस्तान की उन नादान खवातीन को यह मैसेज देना चाहता हूं जो सिर्फ एक खिलाड़ी को देखकर समझती हैं कि सारा मुल्क का फाइनेंस और निजाम एक खिलाड़ी संभाल सकता है। नहीं सर, मिस्टर स्पीकर, खिलाड़ी ये नहीं संभाल सकता। खिलाड़ी ने 4 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किए। खिलाड़ी को नहीं पता इस मुल्क का फाइनेंस कैसे संभालना है। सर, मेरा सवाल यह है कि मैं फिर पाक आर्म्ड फोर्सेस की तरफ आता हूं। जब भी सिविल ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तानी अवाम को इमरजेंसी होती है, हर नाजुक वक्त में हमें रिलीफ चाहिए होता है, क्या पाक फौज हमें रिलीफ नहीं देती? जब हम फेल हो जाते हैं, क्या पाक फौज अपनी जानों पे खेल के रिलीफ नहीं देती? वो कहते हैं सैलाब हो या जलजला जाने बचाते हैं, मुश्किल घड़ी में अपने वतन के काम आते हैं। इस दफा भी सैलाब में जो हेलीकॉप्टर गिरा, उन्होंने जनरल शहीद कराए हैं। इससे बढ़ के क्या कुर्बानी दें ये? सर, हमारे सिविलियन इदारे जब बेबस हो जाते हैं, इस वक्त फौज हमारी आखिरी, अल्लाह के बाद आखिरी उम्मीद होती है। जब फौज को बुलाएं, हम वक्त मदद के लिए तैयार होती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, मैं पाकिस्तान के बच्चों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कमिटमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। वो पाकिस्तान के लिए जीते और मरते हैं। पाकिस्तानी फौज दुनिया की वो वाहिद फौज है जो मुसलसल हालत जंग में है। दिन रात मगरबी मशरकी बॉर्डर पर बैरूनी अंदरूनी दुश्मनों से बरसरे पेकार है, और इसको एक साजिश के तहत इसमें धकेला गया है। लेकिन सीना सुपर होकर दिन रात हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। मैं अपनी नई नस्ल को आज ये बता देना चाहता हूं कि सुनो, माई न्यू जनरेशन, मेरे नए जो नौजवान आज दुनिया के ऊपर आंख खोली है, जिन्होंने मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के इस्तेहकाम की अलामत है। तुम बच्चों का ताबनाक मुस्तकबिल अगर है तो वो इन मुसल्लह अफवाज की वजह से है। मैं इसराइल, हनूद, यहूद, नसारा जो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए साजिशें कर रहे हैं और अपने जिन मकासद का वो हसूल चाहते हैं, उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान की फौज है। सर, बदकिस्मती से तरक्की और इस्तेहकाम के सफर को रोकने के लिए और भारत को खुश करने के लिए आलमी कुव्वतें जो बरसरे पैकार हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मसलन सी पैक पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, बच्चों का मुस्तकबिल है। आलमी कुव्वतें भारत के ईमा पर इसके रास्ते में रोड़े अटका रही हैं, नाकाम बनाने के लिए अमल पैरा हैं। मगर सर, ऐसा इंशाल्लाह ताला मिस्टर स्पीकर नहीं होगा। मैं पाकिस्तान को कौम को बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। इसलिए कि हमारे पास मजबूत मुसल्लह अफवाज है जिसने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने का बेड़ा उठा लिया है। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन को हमारी तरक्की गवारा नहीं है।
इसमें अंदरूनी दुश्मन कौन है? आप जानते हैं अच्छी तरह। जिसने सी पैक को पिछले 4 सालों में रोका वो कभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। जिसने सर यहां पे एक लंदन में एक यहूदी इलेक्शन लड़ रहा है और एक पाकिस्तानी सादिक खान लड़ रहा है, जिसने यहूदी को सपोर्ट किया, वो कभी पाकिस्तान का पैट्रियट नहीं हो सकता। सर दुश्मन सर जो है वो हमारी तरक्की उसको गवारा नहीं है, मुसल्लह फौज पर हमलावर है और आज हमारे चंद नादान नौजवानों और खवातीन की को बहला फुसला के वो ये कर रहा है। सर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेशनल फोरम मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपोगंडा और आलाकार जो बना हुआ है, हमारी नई नस्ल जो है सर उसको होश के नाखून लेने चाहिए। सर कल खान साहब ने, मैं आप एक बात बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं कि जमान पार्क में 9 मई के हंगामे के लिए खान साहब ने वहां पे गायबाना नमाज जनाजा का इनकाद किया। सर मैं आपको गौर से ये आपका मिस्टर स्पीकर, आई नीड योर स्पेशल अटेंशन ऑन दिस इशू कि उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा का इनकाद किया, जबकि आज तक हमने नहीं सुना कि कोई एक भी पीटीआई का रुकन कोई अल्लाह को प्यारा हुआ हो। अगर सर अल्लाह को प्यारा हुआ होता ना, ये उसकी बॉडी उठा के ना पूरे मुल्क में फिर रहे होते। एक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ और फिर उसकी गायबाना नवाज जनाजा, और इस बात का ये सबूत है कि वो गायबाना नवाज जनाजा एक फ्रॉड था, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद जमान पार्क के अंदर बैठे थे, बाहर गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत ही नहीं की। कहते होंगे मैं किसको दुआ दूं जाके, वो तो फौत ही कोई नहीं हुआ, किसका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ूं। तो वैसे भी अगर कोई ऐसा होता भी सही, तो मैं उनके जो हैं फॉलोअर्स उनको ये बताना चाहता हूं कि जो तुम्हारे गायबाना नमाज जनाजा में नहीं आता वो तुम्हारा लीडर कैसे हो सकता है? वो यहूदियों का लीडर तो हो सकता है, इंडियन का लीडर तो हो सकता है। सर हमारा फैसला वक्त ने सच साबित किया, हम 20 मुजाहिदों का फैसला। आमतौर पर हमारी ये बात बहुत से लोगों पे भारी पड़ती है। हमारे 20 लोगों का फैसला आज मुल्क और कौम पे ने साबित किया इस वक्त ने कि वो हमने उस वक्त भांप लिया था कि ये इदारों के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हमें समझ आ गई थी, हमने इसलिए छोड़ा। अगर हम उस वक्त अदम एतमाद कामयाब ना करवाते तो अगले 11 साल ये जाने वाले नहीं थे। और इनकी ये डील थी कि पाक फौज को दीवार से लगाकर हम एटम बम भी उनके हवाले करेंगे। आज पाक फौज को सलाम है, लेकिन सर हम 20 भी मुजाहिद हैं, हमें गालियां दी गई, हम पर पैसों के इल्जाम लगाए गए, हमारे बच्चों के बारे में बातें की गई, हमारे घरों पे हमले किए गए। सर हमने, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, 1 रुपया भी अगर लिया हो, 40 करोड़ की जमीन मैंने 1122 को अतिया की है। सर ये मुझे क्या 20 करोड़ देंगे? ये मुझे क्या 20 करोड़ देंगे? आज मैं वहां पे 1122 सेंटर बन रहा है मुल्तान के सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने, मैं मौके पे दिखाता हूं। अगर ये झूठ हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। हमने सर इनको सिर्फ इसलिए हटाया है कि ये इस मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे आए थे। खुद पर इल्जाम लगाए सर, इस बंदे ने दुश्मन का आलाकार बनकर अपने सियासी कारकुनों की तरबियत की है। सर यही वजह है कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्की इदारों और हसास तनसीबात पर हमले किए गए। इससे कौन खुश हो सकता है? सिर्फ भारत ही इससे खुश हो सकता है। पाकिस्तान के लिए दुख और अफसोस का अफसोस भरा ये लम्हा है सर इस अवान के जरिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसी अवान में आपकी इजाजत से, मैं नाम लूंगा, हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली की इजाजत से मैं ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाहता हूं, और ख्वाजा आसिफ साहब की इजाजत से मैंने यहां यूनैनिमस करारदाद फौज के हक में पेश की थी जब हमारे नए आर्मी चीफ आने वाले थे। I was the one who presented in this August House a resolution for Pak Army, और उसके लिए यूनैनिमसली पास किया गया। मेरे स्पीकर साहब ने इसमें सपोर्ट किया और ख्वाजा आसिफ ने मुझे इसके लिए सपोर्ट किया था। आज के दिन मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर मैं आप आखिर में एक आखिरी बात करके
मुझे समझ आ गई सर, मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ कि सर मेरी जब भी कोई तकरीर शुरू होती है, मेरी तकरीर के शुरू में भी गरीब होता है, मेरी तकरीर के आखिर में भी गरीब होता है। इसलिए सर कि वो गरीब जो सुबह को मजदूरी करने जाता है और शाम को वापस आता है, पहले उसकी मजदूरी नहीं लगती थी सर, तो वो कहीं से उधार उठा के भी गुजारा कर लेता था, लेकिन अब जब मजदूरी नहीं लगती तो सर वो भूखा सोता है। जो वो भूखा सोता है सर, उसकी बद्दुआ अर्श पे जाती है। वो बद्दुआ इन साजिशों को लगेगी सर जो हर वक्त मुजाहरे करके, अब सर कल भी एक मुजाहरा हुआ है यहाँ पे, कल भी एक यहाँ पे एक धरना हुआ है सर। मैं सुबह कुदरती अपने पार्लियामेंट लॉज से निकला हूँ तो मैं उसी तरफ गया तो खुदा की कसम लगता था कि यहाँ ऐसे साफ सुथरा हर चीज ऐसे पड़ी थी जहां कोई कल यहाँ पे कोई लाखों बंदे थे ही नहीं। ऐसे लग रहा था कि यहाँ कोई आया ही नहीं है। और सर कर जब इतना बड़ा बहुत बड़ा समंदर हमने देखा है और उस समंदर से पता ये लगता था सर एक पत्ती भी किसी दरख्त की नहीं उन्होंने उतारी। ये होता है सर धरना, ये होता है धरना। और अल्लाह रहम करे, ये वो धरना था जो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोगों का था। और इसी इस्लामाबाद में धरना हुआ था सर, इसी इस्लामाबाद में आग लगाई गई थी। कौन आग लगा सकता है? इंडिया का एजेंट आग लगा सकता है, यहूदियों का एजेंट आग लगा सकता है, पाकिस्तानी नहीं कर सकता ऐसे सर। मैं सर आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहता हूं। मेरा गरीब सर भूख से मर रहा है। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, पीडीएम से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, तमाम सियासी जमातों से। और अगर इमरान खान साहब एजेंट नहीं है यहूदियों के, एजेंट नहीं है इंडियंस के, तो मैं उन्हें आज चैलेंज करता हूं कि वो इलेक्शन के लिए ना बैठे, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ जाती है। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बैठे पीडीएम के साथ और 10 साल का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएं बैठ के, और ऐसा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जिस तरह आर्मी के मामलात को कोई इंटरफेयर नहीं करता, उस 10 साल की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को नो वन शुड इंटरफेयर इन दैट। और सर आखिरी बात कि मैं गरीब के लिए 2018 की रेट की आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2018 के आटा दाल घी चीनी के रेट दिए जाएं। एंड सर एट द लास्ट आई थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस and the respect you have given to me. I'm thankful to you, sir. Thank you very much.